नमस्कार मित्रों, मैं सी रविशंकर स्वागत करता हूं आर एस पाठशाला में। डियो, आप मज़े में रहिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता का दूसरा नाम चिता है। रिजल्ट जैसा भी हो, हमें फाइट करना है, हमें लड़ना है, बस सिंपल सी बातें हैं। हमें बात करना है डियर एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थियरी जो सीए फाइनल के लिए है, और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो सीएमए की थियरी है उसके लिए। डियो, यहाँ पे हम सारे कॉस्टिंग के एक एक एस्पेक्ट्स को कवर्ड करेंगे, मीन्स सारे कॉस्टिंग के थियरी के धागे खोल देंगे डियो। लेकिन ज़रूरत है आपके साथ का, आपका साथ इसलिए क्योंकि तालियां कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से आपके तरफ से मदद ये चाहिए डियो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने का है। वीडियो का हिस्सा दो हिस्सों में अपलोड होगा। पहला हिस्सा जो होगा सो आपके यूट्यूब चैनल पे जो आप देख रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट होगा वो अपने आर एस पाठशाला के एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन बड़ा आसान है, इसको डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, आर एस पाठशाला सर्च करना है, डाउनलोड करना है, और वीडियो सारा वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होगा डियो। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा डाउनलोड करना है और वीडियो देखना शुरू करना है। सारा कॉस्टिंग थियरी या ऑपरेशन रिसर्च की थियरी, सारी थियरी कवर करेंगे। थियरी का वेटेज आप तो पहले से जानते हैं डियर, आपका 20 to 30% तक, आपका 35% तक यहाँ तक की गया है आपका थियरी। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं और इसको सर्टेन करें। हो सकता है आने वाला एग्जामिनेशन हमारा आखिरी एग्जामिनेशन आईसीआई की तरफ से। हमारा एफर्ट्स ये होना चाहिए मेरे बच्चे कि ये हमारे तरफ से भी आखिरी एग्जामिनेशन ही हो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन मैंने सोचा है सेक्शन ए पहले करवा दूं थियरी का, फिर एक सेक्शन सी आता है जो केस बेस्ड स्टडी होता है, जो न्यू कोर्स के लिए भी अप्लीकेबल होता है। न्यू कोर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना ओल्ड कोर्स के लिए, शायद न्यू कोर्स में ज़्यादा ही अप्लीकेशन है। तो डियर, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा हमने कंट्रोल लगाया है, थोड़ा सा एक कंडीशन डाली है कि अगर हमारा वीडियो 5000 व्यू से अबव होता है तो हम इस काम को, सेक्शन सी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। तो इसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, और सेक्शन सी और सेक्शन ए दोनों मिला दिया जाए तो 30 मार्क्स तो पक्के ही हो जाएंगे सरकार। आइए शुरू करते हैं हम थियरी के साथ। सबसे पहले आपको ये 20 मार्क्स चाहिए तो आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, फोकस्ड होकर देना पड़ेगा। थोड़ा मोबाइल साइलेंट में डालेंगे, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल साइड सेट असाइड करेंगे, आप बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। चले, हमारा पढ़ने का जो शेड्यूल होगा, टॉपिक क्या क्या है ये आप पहले से जानते हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं डियो। ये है अपना डेवलपमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिक सीबीपी एनालिसिस। टॉपिक बात करके कोई फ़ायदा है नहीं बेटा। आपको पता है कि थियरी हमारे दोनों पार्ट से आता है, ओ आर के अनुसार पार्ट से भी आता है और साथ साथ हमारा डेवलपमेंट के भी पार्ट से आता है, यानी दिस मीन्स कॉस्टिंग के एस्पेक्ट से। और थियरी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपका डेवलपमेंट है, जो मिनिमम कम से कम हर एक अटेम्प्ट में 8 मार्क्स तो कवर करता ही करता है। और कुछ हमारा थियरी कहाँ से आ जाता है, अपना ओआर से आता है। तो ओआर का मार्क्स जो एन एवरेज आता है डियर 5 मार्क्स का आता है, और बैलेंस जो मार्क्स बचे सो इन सारे टॉपिक्स आता है जो बैलेंस पार्ट आपके बचे। तो मैं इस वीडियो में आपको साथ सारा का सारा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड ओआर की थियरी पे बात करेंगे। यानी धागे खोल देना है बेटा हमें कॉस्टिंग की थियरी का, ओआर की थियरी का, लेकिन साथ देना पड़ेगा आपको। और जहां अगर आपको लगता है कि सेक्शन हम ए पे बात करेंगे, सेक्शन सी को बस ब्रीफ नॉलेज देते चलेंगे आपको। अगर आपको प्रैक्टिस मैनुअल का सेक्शन सी का भी बात करना है तो सबसे पहला हमने सोचा है कंडीशन कि अगर आप लोग का मदद मिले या हेल्प मिले, 10,000 कम से कम इसका व्यू होगा तो हम सेक्शन सी के लिए हम प्रोसीड करेंगे, और भी कंप्लीटली फ्री होगा जैसे हमारा ये वीडियो है। चले, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको भी पता है, डेवलपमेंट में चैप्टर्स तो बड़े सारे हैं, लेकिन हम वैसे चैप्टर के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नई हो, पुरानी हो या किसी तरह की हो, उसे ध्यान देना ही पड़ता है। दैट चैप्टर इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड टीक्यूएम। ये एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं टीक्यूएम से बात करें। टीक्यूएम है क्या, क्वालिटी क्या है, इस पे बात करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का यूज किया है। तो थोड़ा आपको इस डायग्रामेटिकल एस्पेक्ट के साथ मेरे साथ प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि आखिरकार क्वालिटी होता क्या है डियर। क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट का हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी है या नहीं है।
सपोज करें हमने एक कप चाय पी और चाय में हमें मज़ा आया तो क्वालिटी है, अगर चाय में मज़ा नहीं आया तो क्वालिटी नहीं है। मज़ा है, जो आपका इनर फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, दिस वन इज कॉल्ड क्वालिटी। तो क्वालिटी इज जस्ट लाइक अ ब्यूटी, जो देखने वाले के नज़रों में होती है, इन आइज ऑफ बी होल्डर, जो देखेगा वही बताएगा। किसी किसी ब्रांड में आपको बहुत वैल्यू दिखता है कि हाँ वैल्यूएबल है, और किसी किसी ब्रांड में लगता है कि बेवजह का है। एमआई यूज़र कहते हैं कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट हमारा एमआई है, जबकि एप्पल का यूज़र कहता है कि एप्पल से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो यूजर के ऊपर डिपेंडेंट करता है डियर क्वालिटी। इसलिए हमने बोला है कि सारा लफड़ा जो है ना, ये आपके मस्तिष्क का है, आपके दिमाग का है। दिस वन इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी? दिस वन इज गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना खूबसूरत है, अच्छा है, दिस वन इज गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्वालिटी। चले क्वालिटी का एस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्वालिटी में क्या क्या ध्यान रखते हैं हम, एक बार थ्योरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या क्या है। क्वालिटी टर्म्स किस तरह के हो सकते हैं? देखिए क्वालिटी टर्म्स कुल मिला के 5 है। एक तो आपका क्वालिटी है, क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी बोले तो गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और इस गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि गुडनेस अच्छा बना सके, हम उसको बेहतर बना सके, हम कस्टमर के नज़रों में सबसे बेहतर दिख सके अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के अनुसार से, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, इसे कहते हैं क्वालिटी कॉस्ट। मीन्स हमारे जो कस्टमर का जो शिकायत है ना आए, हमारा कस्टमर हमारे के साथ सेटिस्फाइड हो, हमारे प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हो, इसके लिए हम जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट की हम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे डियो, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा क्या था? क्वालिटी। दूसरा है क्वालिटी कॉस्ट। तीसरा है बेटा क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल? व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? देखिए एक बात, कंट्रोल जहां भी होता है ना, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, ध्यान रखना। कंट्रोल एक टर्म होता है जो हम पढ़ेंगे बेटा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ऐसे ब्रीफ नॉलेज में समझ लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। अगर वहां का कंट्रोल समझ में आए तो जहां भी कंट्रोल यूज होता है हर एक जगह पे कंट्रोल आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल होता क्या है डियर? कंट्रोल मीन्स होता है कि आपने एक टारगेट बना रखा है तो नहीं, आप मान लो कि मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो अगर भाई तो किसी को ठोक दिया तो लोग क्या कहता है सरकार कि तुमने गाड़ी जो ठोकी है तो आपका कंट्रोल छूट गया था, यानी इसमें जो आपने टारगेट बनाया था कि भैया यहाँ जाके हमें ब्रेक लगा लेना क्या है, वो ब्रेक लगा नहीं। मीन्स जो स्टैंडर्ड एक है कि भैया गाड़ी चलाओ रोड पे, लेकिन एक की गाड़ी दूसरे गाड़ी से टक्कर नहीं मारनी चाहिए, दिस वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, जो हमने पहले से डिफाइंड कर रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? वेरिएंस हो गया, गलत हो गया। या तो वेरिएंस है ना, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा, उम्मीद से खराब। जिस तरह रिजल्ट सपोज करें, इस बार का रिजल्ट जो आया है न्यू कोर्स का थोड़ा सा बेहतर आया है, ओल्ड कोर्स का खराब आया है इन कंपेयर टू न्यू कोर्स से। यूजुअली ये पीछे के अटेम्प्ट का ट्रेंड देखेंगे तो न्यू कोर्स का रिजल्ट बेहतर आ रहा है, और मुझे लगता है कि मई 2021 का रिजल्ट भी न्यू कोर्स का बेहतर आएगा इन कंपेयर टू ओल्ड कोर्स। मैं डरा नहीं रहा बेटा, बस समझा रहा हूँ। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो सोचा हुआ है और एक्चुअल है, उन दोनों का जो कंपैरिजन है, यानी स्टैंडर्ड वर्सेस मींस एक्चुअल, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस आपने पढ़ा होगा, ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड। क्या? ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड। जैसा होता है ना ISI मार्क है क्या, कोई सर्टिफिकेट है क्या? तो डियर बात ऐसा है कि क्वालिटी एश्योरेंस की आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है, आपका जो काम हो रहा है, वो आपके नॉर्म्स के अनुसार से चल रहा है नहीं, जो सोच हमने रख रखी है उसके अकॉर्डिंग है नहीं है, दिस वन क्वालिटी एश्योरेंस। ध्यान रखना, पुरानी बातें हो चुकी हैं, एक्चुअल के साथ कंपेयर करें क्वालिटी कंट्रोल। पुरानी बातें हमारी नहीं हुई, अभी काम ऑन प्रोसेस चल रहा है। ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या कहता है? जब आप ऑडिट करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे ऑडिट करने के समय, नहीं तो उसी तरह ऑडिट एश्योरेंस जिस तरह होता है उसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस, जब आप क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो आप इन नॉर्म्स का ध्यान रखेंगे। जिस तरह आप ऐसे देख ले, किसी भी बर्गर बनाने वाली कंपनी को देख ले, या पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी को देख ले, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, तो जैसे स्टाफ जैसे इंटर होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के समय, तो उनके नॉर्म्स होते हैं, ग्लव्स होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ये सारे के सारे नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है तो क्वालिटी एश्योरेंस है। व्हाट इज मैनेजमेंट? डियर ध्यान रखना, हमेशा कंट्रोल हमेशा पास्ट की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? पास्ट की। ये हमेशा प्रेजेंट की बात करेगा और ये हमेशा फ्यूचर की बात करेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना है। क्या आपने कभी भी पास्ट को मैनेज किया है क्या? कभी भी कोई इंसान पास्ट को मैनेज कर सकता नहीं कर सकता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहला है कि फ्यूचर में हमें किस किस तरह से बदलाव करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर हो और हमारा कंपनी का प्रॉफिट सबसे ऊपर हो। मेन मोटो सिंपल सा आइडिया,
कॉस्टिंग हो, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो, कुछ भी हो सरकार, मोटो बस एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही बेहतर होगा। तो टीक्यूएम पे हम बात कर रहे हैं। टीक्यूएम क्या होता है? टीक्यूएम होता है बेहतरी करना है, बेहतर करना है। और बेहतर किस चीज़ के लिए करना है डियर? ताकि फ्यूचर का जो प्रोडक्ट हो हमारा सबसे बेहतर हो। तो ये क्या हो गया हमारा? क्वालिटी, क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। 5 एस्पेक्ट पे बात कर लिया, क्लियर है? अगर आपको ये बातों में दिक्कत आ रही है तो पीछे वीडियो जाएंगे और एक बार आराम से सुनेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट है हमारा। चले, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी चलते हैं, फिर हम थ्योरी पे लिखा हुआ भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं क्यों नहीं थोड़ा डायग्रामेटिकल समझ लें, थोड़ा शब्दों को कम सुने, लिखे हुए शब्दों को कम देखें, इन कंपेयर टू थोड़ा सा एनालिटिकल होकर सोचें कि क्या होता है क्वालिटी में, क्या क्या होगा डियर। क्वालिटी में ये एस्पेक्ट्स है जिन एस्पेक्ट को हम ध्यान में रख के चलते हैं। एक कॉन्फर्मेंस 2 बार हो गया, इसको काट देता हूं मैं। कॉन्फर्मेंस 1 बार होगा, यानी कुल मिला के अगर आप देखें ध्यान से तो कुल मिला के हमारे 8 एस्पेक्ट्स हैं टोटल। इसमें कुछ छूटे हैं, देखेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस। मोबाइल यूज क्यों करते हैं? मोबाइल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल का मेन मोटो क्या है? जरा एक बार विजुअलाइज करें। मोबाइल बना था केवल इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल के लिए। तो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जो है उसका प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर कोई पूछे मोबाइल का प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, तो प्राइमरी प्रोसेस या प्राइमरी परफॉर्मेंस जो है उसका इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का आवाज़। इस तरह भी आजकल आप कॉल करेंगे तो लिखता है मोबाइल के ऊपर HD वॉइस। तो HD वॉइस की जो क्वालिटी है ना, दिस वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोडक्ट का यही है। जैसा हमें कोचिंग क्लास लिया, कोचिंग क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डियो? कि गुड नॉलेज होना चाहिए, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा हमें पास करना है डियो। पास करा दे ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, नहीं तो पास कराना परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। थोड़ा सा ब्यूटीनेस ध्यान में रखना पड़ता है ना, ताकि सुंदरता बनी रहे। इसमें मज़ा नहीं आया तो हमने फोटो नया लगाया। परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है डियर? फीचर्स। फीचर, व्हाट अबाउट द फीचर? फीचर्स मींस होता है एडिशनल चीज़ें। एडिशनल किस बात का एडिशन करना है? एडिशनल सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं। जिस तरह कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्वालिटी मीन्स उसका सबसे पहले क्वालिटी का पढ़ाता है तो पास होता है क्या? दूसरा एस्पेक्ट जो है फीचर्स मीन्स उसके साथ साथ वो क्या देता है? क्या प्रैक्टिकल नॉलेज देता है? क्या चीज़ों को और समझाता है? क्या इसका इंडस्ट्री में भी यूज है या नहीं है? दिस वन इज कॉल्ड फीचर्स। डन है। एडिशनल्स जो भी परफॉर्मेंस के अलावा कुछ भी मिलता है, इस मोबाइल की क्वालिटी, मैसेजेस आ जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कैमरा अच्छा है, रेडियो भी चलता है, हम कैलेंडर भी चला लेते हैं इसमें। ये सारा एस्पेक्ट जो है वो सारा का सारा किसका है? यहाँ तक कि पेमेंट रिसीव भी कर लेते हैं, पेमेंट दे भी देते हैं। अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन आया है ब्रह्मांड में तो है मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जिसने सबका गोरख धंधा बंद, गोरख धंधा ही बंद कर दिया, गोरख धंधा तो छोड़ ही दे। खैर आगे चलते हैं। फीचर्स के बाद है आपका कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस होता है कोई सोर्स बताता है क्या कि बेहतर है, कोई दूसरा थर्ड सोर्स कहता है क्या कि इससे बेहतर कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो उसे कहते हैं कॉन्फर्मेंस। जिस तो होता है, मैंने बोला ISI मार्क, ISO मार्क, ये सारा का सारा कॉन्फर्मेंस एक सोर्स बोलता है कि जो जो कंडीशन है, इसका जो जो कंडीशन हो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दिस वन कॉन्फर्मेंस। आगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता, जो सालों के मेहनत के बाद आता है। छोटी सी बच्ची है, इतनी एज की हो गई, और हमें याद है जहाँ तक मैंने पार्ले जी खाना शुरू किया था उस समय 2.5 रुपये का प्राइस है, और अब ये बेटा लगभग 5 रुपये का है। अच्छा, उस समय का जो ग्राम था आपको पता है, वो 2.5 रुपये का था, वो 75 ग्राम का हुआ करता था। अब ये 5 रुपये का शायद ये 62 ग्राम, या एग्जैक्टली मैंने वेट अभी देखा नहीं, 62 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास आता है। क्वालिटी वही है लगभग, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट है, लगभग वही है, लेकिन प्राइस बहुत कम है। दिस वन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, जो सदियों से सर्विस होता आ रहा है। MDH मसाले, अब तो ये नहीं रहे हमारे बीच में, MDH मसाले जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसकी क्वालिटी बेहतर है, जिस पर हम आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। अब बच्चों को दिक्कत होता है कॉन्फर्मेंस और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? थर्ड सोर्स कहता है कि ये सही है, जिस तरह आजकल आता है नहीं है भैया, कोरोना का जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सही है, आप बिना डरे बिना संकोच के इंजेक्ट करवाएं, ये कहलाता है थर्ड सोर्स कह रहा है। अगर एक कोरोना का वैक्सीन जो है, अगर भाई तो आज से 10 साल बाद भी लिया जाता है, सब पोलियो का वैक्सीन जो है, पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है, वो जो ड्रॉप है वो बिल्कुल विश्वास है कि भैया इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस वन रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। नोकिया 3100 एक मोबाइल आया था, 3110 है, 3100 था। उसमें कहता है नोकिया की सरकार, हमारा
फोन ऐसा है जो टूटने से ना टूटे, थॉर के हथौड़े से भी मजबूत है। थॉर का हथौड़ा टूट गया लेकिन हमारा मोबाइल नहीं टूटेगा। दिस वन इज ड्यूरेबिलिटी। जैसे होता है प्रोडक्ट हमारा 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। दिस वन इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज सर्विसेबिलिटी। डियर, मैंने सरफेस प्रो लिया, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। तो सरफेस प्रो लिया, सरफेस प्रो हमने ले लिया, गलती से मेरा ध्यान नहीं रहा और सरफेस प्रो 4 था हमारा, 2017-18 में लिया था। और ये जो फर्नीचर था उससे नीचे आके ज़मीन पे जा गिरा, जिसके कारण इसका स्क्रीन टूट गया। और मज़े की बात है कि स्क्रीन चेंज कराने के लिए आपको इसको यूएसए भेजना पड़ेगा। तो मैंने एक बात तो कान पकड़ लिया सरकार कि सरफेस प्रो कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर सर्विसेबिलिटी नहीं होगा तो प्रोडक्ट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह अगर हम क्लास दे रहे हैं आपको और क्लास के साथ साथ अगर किसी तरह का एडिशनल मिस चेंजेस कल आता है, अगर हम वो नहीं दे पाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो सर्विसेबिलिटी मीन्स होता है बेटा कि हम प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं उसमें अगर किसी तरह की शिकायत आए तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आइडिया, अधेस्टिक और विजुअल मीन्स दिखने में कितना सुंदर है। जितना एप्पल फोन, एप्पल का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, दिखने में अच्छा होता है, उससे बेहतर कुछ है नहीं। आप देखें ना, सेम कलर की कार एक ब्रांडेड हो, बॉडी मीन्स BMW, मर्सिडीज, जैगवार, उसी कलर की कार अगर नैनो हो तो दोनों के कलर के कॉम्बिनेशन से, कलर से आप बता देंगे, कलर के ब्राइटनेस से बता देंगे कौन सी महंगी कार है, कौन सी सस्ती। तो विजुअल अट्रैक्ट करता है, क्योंकि चीज़ें जो दिखता है वही तो बिकता है। रेपुटेशन, जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आपकी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, मीन्स प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा और रेपुटेशन ही कन्वर्ट करेगा रिस्पॉन्स में। पब्लिक एक दूसरे को बताएगी सबसे बेहतर है। डियर, इसी चीज़ को हमने इस थियरी में लिख रखा है जो आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये थियरी आपको, अब सवाल है कि थियरी का किताब हमें क्या लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। डियर, अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल आपके पास है तो आप प्रैक्टिस मैनुअल खोलेंगे तो उसमें भी है। अगर आपको लगता है नहीं कि ये थोड़ा समराइज चाहिए तो हमारा किताब समराइज आता है। आपको इसके लिए बात करना पड़ेगा, नंबर है अपना व्हाट्सएप का या फ़ोन के लिए 98717755 पे अवेलेबल है। डियर, इस पर बात करेंगे, पता चल जाएगा। तो डियर, हमें बात करना है किस चीज़ पे कि क्वालिटी होता क्या है। तो क्वालिटी पे हमने बात कर लिया, इट इज मेजरमेंट ऑफ गुडनेस ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना बढ़िया बना है। मम्मी का हाथ का खाना सबसे बेहतर, उसी तरह से कितना बढ़िया बना है, दिस वन क्वालिटी। और उसको बढ़िया बनाने के लिए, ताकि गलती ना हो, उसको चेक करने के लिए, उस स्पेसिफिकेशन तक लाने के लिए, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल पे बात कर लिया, जो हमारा एक्चुअल क्वालिटी हुआ है उसको किसके साथ कंपेयर करना है हमने दिया, बजटेड के साथ या स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस किसी के साथ डील करता है, प्रेजेंट के साथ डील करता है, ताकि देखता है कि जो प्रेजेंट का परफॉर्मेंस है और जो हमने सोच रखा है उसमें क्या है। और क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स हमें फ्यूचर में किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है और कैसा प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कन्फर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एलास्टिक या विजुअल, रेपुटेशन एंड रिस्पॉन्स। छोटा सा एस्पेक्ट है यो, बात मैं समझता हूं कि जहां तक हमने बात किया है वो क्लियर है नहीं। तो एक काम करें, जरा आप थोड़ा सा बिना परेशान हुए जरा मुझे इसमें बता दे कि कौन सा पॉइंट मेरे से छूट के रह गया। सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहला है परफॉर्मेंस, डन है। फीचर्स डन है, कॉन्फर्मेंस डन है, ड्यूरेबिलिटी डन है। तो ये क्या छूट गया हमारा, बताओ बताओ। पहला है परफॉर्मेंस, फीचर्स, कन्फर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी है, विजुअल भी है, रेपुटेशन भी है, एक रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स आएगा आपके रेपुटेशन के साथ। यहाँ छूटा क्या, छूटा क्या, क्या छूटा, क्या छूटा, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस नहीं ना, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, आखिरकार आप कितने समय के साथ या कितने समय से आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, दिस वन रिलायबिलिटी। चले, तो हमने बात कर लिया है कॉस्ट पे, कौन से कॉस्ट पे, क्वालिटी कॉस्ट पे। लेकिन क्वालिटी कॉस्ट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। आखिरकार क्वालिटी कॉस्ट होता क्या है और क्वालिटी कॉस्ट क्यों, क्या कारण है क्वालिटी कॉस्ट का। एक बात बताए, जो हम काम करें जरूरत है क्या कि 100% सही हो, नहीं ना, लेकिन उसको सही तो करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं अपना पेपर दिया, पेपर की तैयारी करी, रिजल्ट होना ना होना दो चीज़ें है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता है मीन्स इंस्टीट्यूट को पसंद ना आया,
इसे कहते हैं नॉन कॉन्फॉर्मेंस। कौन सा कॉस्ट? नॉन कॉन्फॉर्मेंस। क्यों नॉन कॉन्फॉर्मेंस? इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आया। अगर पसंद नहीं आने का दो कारण है, बात करेंगे डियर। और दूसरा होता है कि पेपर दिया, अपना रिजल्ट आ गया, दिस वन इज कॉलेज कॉन्फॉर्मेंस। जरा समझना है बेटा, नॉन कॉन्फॉर्मेंस दो तरह से बातें होती है। मीन्स हमने जो पेपर दिया है या पेपर की तैयारी करी है वो अप टू मार्क नहीं है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई या अकॉर्डिंग टू अस। होता क्या है ना, बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है। अभी एक मेरा बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, उसने पेपर की तैयारी करी, फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स से उसके रैंक तो उस समय था नहीं, फिर इंटर में अच्छे उसका रैंक थोड़े से मार्क्स से छूटा, फाइनल में उसने तैयारी शुरू करी लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग फेल हो गया डियो। उसने पेपर अभी जो मई में देना है, अभी पेपर देना है उसको, जिस आप लोगों को पेपर देना है उसको भी देना था। बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन में लगभग 50% कंप्लीशन, 50% बाकी था। तो मेरे से पूछता क्या सर आपको लगता है कि हमें इस बार पेपर देना चाहिए एक ग्रुप या बोथ ग्रुप लाइक दैट? मैंने सच्चाई बताऊं तो मैंने साफ सुथरा बोल दिया, सरकार तैयारी नहीं है तो मत दें पेपर। दिस फेलियर इज कॉल्ड एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। कौन सा फेलियर बेटा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। दूसरा क्या है अपना? एक्सटर्नल फेलियर। कौन सा फेलियर बेटा? अपना एक्सटर्नल फेलियर। व्हाट इज एक्सटर्नल फेलियर? हमने पेपर तो दिया, आईसीएआई को पसंद नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल फेलियर कब तक? हमने फॉर्म भरा सपोज करे, लेकिन हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके हम पीछे हो गए, भैया पेपर देने का मन नहीं हो रहा, वहां तक इंटरनल फेलियर है। मीन्स अगर रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाते हो, लेकिन लगता है फिनिश गुड्स अप टू मार्क नहीं है, हम पहले ही रोक देते हैं कि नहीं नहीं बेचना, हमने सेल्स काउंटर पे नहीं भेजना। इंटरनल फेलियर मीन्स जब तक प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के हाथ में पहुंचने से पहले अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो इंटरनल फेलियर कहलाता है। उसके बाद अगर कस्टमर को बेच दिया, मीन्स हमने पेपर दे दिया और इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आया, दिस वन कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर। मीन्स प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने शिकायत की, उसका रिप्लेसमेंट किया, रिपेयर किया, सारा का सारा एक्सटर्नल फेलियर है। इन दोनों को घटाने का दो तरीका है मेरे बच्चे, आप घटा सकते हैं। मीन्स कन्फर्मेंस मीन्स रिजल्ट हमारा जो निगेटिव उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको करना चाहिए, एक तो है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन, व्हाट इज प्रिवेंशन डियर? हमें लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी अप्रोप्रिएट नहीं है, और अप्रोप्रिएट नहीं है मीन्स हमें किसी सब्जेक्ट के लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए उतना तैयारी हम कर नहीं पाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, कोचिंग क्लास ले लेते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या कहलाता है कि जो बार बार आपकी गलतियां हो रही है उसको जड़ से ही गायब कर देता है। मीन्स हमारी प्रिपरेशन हमने क्या करी, सेल्फ स्टडी करी है, या हमने क्लास जो लिया है वो सफिशिएंट हमें नहीं लगा तो हमें फिर से क्लास ले लेना चाहिए। मीन्स हमारा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता लेते हैं, इसलिए सस्ता आते के कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो क्यों नहीं रॉ मटेरियल थोड़ी महंगी ले ले? हमारा मशीन चलते चलते टूट जाता है तो हम क्यों नहीं उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा ले? क्यों नहीं हमारा डिज़ाइन जो है सब पुराना हो चुका है, पुराना डिज़ाइन में हमें कुछ ना कुछ गलतियां निकलती रहती है, फिर से रीडिजाइनिंग कर ले। दिस वन इज कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट। मीन्स जो खर्चा होता आया है उसको रोक देगा, होने नहीं देगा। दिस वन प्रिवेंशन कॉस्ट। व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट डियर? आपने प्रिपरेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट कर रखा है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डियर एक तरीका है, टेस्ट दे। और जबरदस्त आजकल टेस्ट खूब धड़ल्ले से चल रहा है। दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज बेटा अप्रेजल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? अप्रेजल। व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेज करें। व्हाट इज अप्रेज करें डियर? आप कैसे बंठन के तैयार हो रहे हैं, जैसे आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, चाहे किसी से मिलने जा रहे हैं, आप अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और शीशे के सामने खड़ा होकर पूछते हैं कैसा हूं मैं, कैसा दिख रहा हूं। यानी अपने आप को, अपने फंक्शन को चेक करना, इस तरह का होता है टेस्टिंग करना, टेस्ट क्वालिटी का चेक करना कि आखिर आपका जो टारगेट था वो टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंचा है। दिस वन इज अप्रेजल कॉस्ट। यानी खर्चा अगर आपको कम करना है, कौन सा? बाहर में शिकायत नहीं, आपको लगता है कि आपने जो काम किया वो सफिशिएंट नहीं है, इंटरनल फेलियर। आपने जो प्रिपरेशन किया, बना के आपने प्रोडक्ट जो दिया लेकिन वो आईसीएआई को पसंद नहीं, और दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर। इन दोनों को घटाने के लिए हम दो तरह के खर्चे करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज अप्रेजल कॉस्ट। डन है? यस। आइए इसी को थोड़ा हम डायग्रामेटिकल इसी चीज को सदा समझते हैं कि आखिरकार ये कैसे होगा। ये बात हमने आपके साथ करा है कि क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है, कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल में होता है टारगेट बनाए उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, टेस्टिंग हम करते रहते हैं। हमने सप्लायर को बोला इस तरह का रॉ मटेरियल देना है, अगर क्या उस तरह का रॉ मटेरियल दे रहा है नहीं दे रहा है, टन है। और प्रिवेंशन क्या है? हमने जो टारगेट उनको सेट करके दिया कि सरकार इस तरह का हमें रॉ मटेरियल चाहिए, दिस वन प्रिवेंशन। नुकसान दो तरह का होता है, दिस वन
इंटरनल फेलियर मीन्स हमने बनाया प्रोडक्ट लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं बना इंटरनल फेलियर, हमने बनाया प्रोडक्ट को हमने कस्टमर को बेचा और प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आया, दिस एक्सटर्नल फेलियर। बेटा बात ऐसा है कि क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी को अगर आपको इंप्रूव करना है और ऊंचा ले जाना है तो आपको कॉस्ट करना पड़ेगा, और कॉस्ट कौन सा इंक्लूड करना पड़ेगा पता है? कॉन्फर्मेंस। सोचे ना, बच्चा क्या कहता है कि सर ट्यूशन फीस जो है ना कोचिंग क्लासेस लेना है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने बताया फीस बेटा अपना जो है सो 5,000 का है, सोचो फास्ट ट्रैक हमारा कितने का है? 5,000 का है। नहीं, अभी जो 5,000 का फीस, अभी तो फास्ट ट्रैक का भी हम जो SCM PE का आ रहा है 3,499 बस, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कलरफुल बुक 1,500 पेजेस का कलरफुल बुक दे रहे हैं और साथ साथ क्लास भी दे रहे हैं 3,499 का। तो डियर कॉन्फर्मेंस कॉस्ट मीन्स मैंने बोला कि बेटा क्लास ले ले ताकि थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगी तो फंक्शन जो है सब क्लियर हो जाएगा। कहता है कि सर फीस ज़्यादा है 3,499 या 5,000 फीस सर थोड़ा ज़्यादा है, आपको नहीं लगता है? मैंने बोला कोई बात नहीं। बच्चा क्या करता है, मैंने देखा है वो बच्चा 2016 से पूछ रहा है, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा। डियर बात सही है कि आप खर्चा आप 3,500 घटा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचे ना, सेम पॉइंट ऑफ टाइम में आप हर एक 6 महीने को डिले कर रहे हैं और आपका मिनिमम कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट भी होगा हर एक महीने का तो 10,000 होगा, 10,000 गुणा 6 60,000, क्या 3,499। अगर चारों भी सब्जेक्ट ले लेते तो खूब से वो 5,000 गुणा 4 होता, 20,000 का खर्चा आता, जबकि आप खर्चा एक अटेम्प्ट डिले करते तो एक्चुअल कॉस्ट 60,000 रुपये का है। और एक और बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो ध्यान रखें, कॉन्फर्मेंस कॉस्ट जितना बढ़ाएंगे मींस अप्रेजल एंड प्रिवेंशन, आपका क्वालिटी उतना ही इनहांस होगा, और क्वालिटी जितना बेहतर होगा सरकार एक बार समझे तो प्रॉफिट टाप ही का होगा। तो बात आगे करते हैं कि जैसे जैसे आपका कॉन्फर्मेंस कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नॉन कॉन्फर्मेंस या इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर घटता चला जाएगा। डन है या सुनो? इसी चीज को हमने आपको थियरी में लिख के दिया है और थियरी में आपके इंस्टीट्यूट ने भी लिखा है, ये लिखा होगा डियर क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है, प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, अप्रेजल कॉस्ट क्या है, इंटरनल फेलियर क्या है, एक्सटर्नल फेलियर क्या है। डन है? यस। अब आगे चलते हैं, हमारा होता है एक फंक्शन जिसे कहते हैं 6 C's। क्या है बेटा अपना? 6 C's है डियो। क्वालिटी को यानी TQM को आपको इंप्लीमेंट करना है, किसी को इंप्लीमेंट करना है? आपको TQM को इंप्लीमेंट करना है। तो हमें 6 C's चाहिए। 6 C's क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्वालिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना है, यूज में लेके आना है। तो ये सबसे पहले क्या हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले कुछ और तरीके का हुआ करता था, किसी और तरीके का जहां पे क्वालिटी कुछ खास रिलेवेंस नहीं रखता था, क्योंकि जहां नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट होगा मींस इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर होगा, वही सोचेंगे अपने क्वालिटी को इन्हांस किया जाता है कि कस्टमर तक शिकायत घर तक हो तो ठीक है, क्या कि मान लो किसी को आपने प्रपोज किया, प्रपोज करने के बाद वो अगर बात वहीं तक रुक जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ढोल पीट दे ले, मैंने पूछा, मेरे से बोला इसने और चाहे मैंने इसको मना कर दिया, तो वहां से इंसल्ट शुरू होता है। इंटरनल फेलियर इज फार बेटर देन एक्सटर्नल फेलियर। अगर एक्सटर्नल फेलियर होता है तो आपका कस्टमर भी भग जाता है। तो कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें क्वालिटी इनहेंस करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इनहेंस करना है। किसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए? TQM के लिए। कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा। कल्चर मींस लोग क्या थे, पहले कहते क्वालिटी कोई मैटर नहीं करता है, सलाहकार सामान बनाओ बेच दो। नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए भैया क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, क्वालिटी से बढ़ के कुछ नहीं है, सबके सोच में आना चाहिए क्वालिटी। और कमिटमेंट और कल्चर जब आएगा तभी जाके हमारा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो पाएगा। और इन दोनों के लिए बेटा आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि वर्कर का सोच पहले कुछ और था, अब नया सोच लाना पड़ेगा। जिस तरह इंटर का सोच कुछ और होता है, फाइनल का सोच कुछ और होता है, फर्स्ट ग्रुप का सोच कुछ और होता है, सेकंड ग्रुप का सोच कुछ और होता है। यस ना? आपको थियरी पढ़ने से पहले मेरे साथ सोच कुछ कॉस्टिंग के लिए अलग रहा होगा, अब हमारे साथ पढ़ेंगे, पूरा जब कंप्लीट करेंगे तो कुछ और होगा। दिस कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, कल्चर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जब ये तीनों एस्पेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ शिकायतें हो सकती हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कन्फ्लिक्ट कर सकता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट से या पहले डिपार्टमेंट से कन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके करेंगे। क्वालिटी इन्हांस करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूव करना है। ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा बनेगा तभी तो डिवीजन वाइज बड़ा बनेगा, तो कोऑपरेशन एक दूसरे का। फोकस हमारा कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए कि कस्टमर को क्या पसंद है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये कंडीशन है नहीं बेटा, कस्टमर को क्या पसंद है ये मैटर है। और कस्टमर हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल कस्टमर, दूसरा होता है एक्सटर्नल कस्टमर। कभी कभी सवाल एग्जामिनेशन में एक बार पूछ चुका है, क्या हमें क्वालिटी जो इन्हांस करना चाहिए केवल एक्सटर्नल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, इंटरनल के लिए नहीं? बिल्कुल गलत बात है बेटा। अगर आपने एक डिवीजन, आप लोगों ने TPP पढ़ा है, डिवीजन ए डिवीजन बी को बेचता है और डिवीजन बी फाइनली किसको बेचता है? मान ले सी को बेचता है। अगर ए ने बी को गलत रॉ मटेरियल दिया तो वही रॉ मटेरियल आपका सी को जाएगा और वही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर किसी में जाएगा? मार्केट में जाएगा। अल्टीमेटली कंपनी का रिपुटेशन तो आप ही का खराब होगा ना।
तो इसलिए कस्टमर इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कोई मैटर नहीं करता, और कंट्रोलिंग तो होना चाहिए ना सरकार। अगर आप खुद से सोचे, आपने जिस तरह से फाउंडेशन जब शुरू किया था उस समय आपने जो टारगेट सेट की थी कि सरकार 4 साढ़े 4 साल में सीए बनना है, अगर वही टारगेट आप हमेशा हर एक दिन लिखते चलते तो आज हमारे पास डिग्री होता है। कहीं ना कहीं तो कमी है, उसको पॉइंट आउट करे, उसे लिखे, उसको डेली बेसिस पे कंपैरिजन करे। तो कंट्रोलिंग जरूरत है, यानी डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कमिटमेंट होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ये दोनों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि वन डे टास्क नहीं है डियो। और क्वालिटी तो हर एक दिन चेंज होता है, कस्टमर की हमेशा नीड्स बढ़ती चली जाती हैं। खुद से सोचे, आज से मोबाइल कुछ साल पहले वो बड़ा सा मोटरोला का मोबाइल हुआ करता था, उस समय कहते क्या थे, थोड़ा सा हल्का मोबाइल मिल जाए काफ़ी चलेगा। नोकिया लेके आया हल्का मोबाइल। अब उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टच स्क्रीन बटन दबाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, टच स्क्रीन आ गया। अब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया ऑपरेशन चाहिए, कस्टमर को और नीड बढ़ती गई। पहले 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, अब पता नहीं कितने कितने 128 तक मेगापिक्सल मोबाइल का आने लगा है। अब तो कैमरा भी शर्मा जाए। लोग कहते हैं मोबाइल अच्छा लेके जाओ, किसी टूरिस्ट साइट पे जाना है, घूमने जाना है, तो क्या जरूरत है बड़े कैमरा लेके जाने का। कैमरे का मार्केट खराब हो गया सरकार। दिस वन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, एक दूसरे की मदद, कस्टमर फोकस होना चाहिए। कस्टमर चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कोई मैटर नहीं करता है, और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसी बात को हमने थियरी में, हमने नहीं आया, आईसीआई ने आपको थियरी में लिख रखा है ना। 6 C's ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM। कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट क्या है, एक दे आदमी का काम है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, एक आदमी से बात नहीं बनेगी। दूसरा, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि कल्चर डेवलप्ड हो, क्योंकि पहले लोग क्वालिटी को वैल्यू नहीं देते थे, अब क्वालिटी 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 नहीं। यस, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। रूम फॉर इंप्रूवमेंट हमेशा होता है। मैंने बोला ना, हर एक दिन मोबाइल में कुछ ना कुछ अपडेशन होता है। मोबाइल एग्जांपल ले लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉपरेशन क्या होना चाहिए, जितने भी लोग हैं डिवीजन में, कंपनी में, म्यूचुअली एक दूसरे की मदद करें। कस्टमर फोकस, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स एंड अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को कंपेयर कर सकें किसके साथ, जो हमने सोचा है क्या वो पाया है या नहीं पाया है। डियर, अगला है अपना 4 P's। ये जरा ध्यान से पढ़ेंगे, 4 P's, पी 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 4 P। 4 P में सबसे पहले पीपल है, प्रोसेस है, प्रॉब्लम है एंड प्रिपरेशन है। छोटी सी बात, नो बकवास। पीपल जो होना चाहिए पार्टिसिपेटरी नेचर का होना चाहिए सर। प्रोसेस जो होना चाहिए रेहोटिक नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो डाइजेस्टेबल हो, जो आराम से खाया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। प्रोसेस भी वैसा ही होना चाहिए, प्रोसेस रेहोटिक नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम छोटा छोटा हो तो ज़्यादा सही है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा लेके सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो प्रोसेस सॉल्व हो सके, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम बना दिया। प्रिपरेशन जो होना चाहिए एडिक्वेट होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग लगनी चाहिए। डन है, यस। आइए इसी को थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। चले 4 P's पे बात करना है डियर। सबसे पहला पीपल। डियर देखो ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला क्या होता है, इंसानी होता है। चाहे कंप्यूटर कितना भी लगा लो, कंप्यूटर खुद से अपना नहीं चल सकता, उसको आपको कमांड देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले का पीपल हमारा पार्टिसिपेटरी नहीं हो तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता है। तो पीपल मस्ट बी पार्टिसिपेटरी नेचर। ये ठाकुर टाइप का काम बात नहीं चलेगा, भैया हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, जैसे कुछ क्रिएटिव बात करना शुरू किया, कुछ अच्छी बात शुरू करी, उसने कुछ ना कुछ कमी निकाला, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करने का है। तो वैसे आदमी को बिल्कुल कहो सरकार अगर आपसे काम नहीं बनता है तो कर जोड़ विनती आप साइड हो लें। हमने टेस्ट देने का, हमने खुद से, जब हमारी प्रिपरेशन चल रही थी फाइनल की, हम 3-4 लोग मिले, बोले कि चलो प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट देते हैं। टेस्ट एक दूसरे की कॉपी चेक करेंगे। जैसे कॉपी चेक होनी शुरू हुई, दूसरा कह रहा है बेवजह का टेस्ट है, क्यों टेस्ट देना, फाइनल टेस्ट इंस्टीट्यूट तो लेगा ही लेगा, क्या जरूरत है। डे ऐसे लोगों को हाथ जोड़ ले, बोले कि सरकार आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप साइड हो जाएं, हम साइड हो जाएंगे। प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल रेहोटिक जिद्दी कि भैया तुम कुछ भी कर लो, अपन टच से मस नहीं करेंगे। सरकार होना तो पड़ेगा टच से मस। प्रोसेस को सिंपल होना चाहिए ताकि ही हमारा अगर वर्कर भी उसको सिंपली समझ सके। प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या उसमें इंप्रूवमेंट प्रोसेस हो, वो सिंपल होना चाहिए। डे आपने देखा होगा बेन, एंड दिस मीन्स हल्क साहब। हल्क साहब में, डॉक्टर बेन साहब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन पे कुछ भी फोड़ दो ये नहीं खत्म होते। भैया थॉर का हथौड़ा टूट सकता है लेकिन इस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता है। मजे की बात इस बात की है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। डियर पता नहीं इन लोगों ने हल्क का प्रॉब्लम तो नहीं खोजा, लेकिन राम जी ने बराबर कुंभकर्ण का सॉल्यूशन खोजा। उसके शरीर को भी माना जाता है बहुत ही भीमकाय शरीर था, बहुत ही बड़ा शरीर था,
अलग अलग टुकड़े में तोड़ा, हाथ को अलग काटा, पैर को अलग काटा, गले को अलग काटा, सबको अलग अलग मैंने अलग अलग हिस्से में। तो हमारा जो प्रॉब्लम होना चाहिए छोटे छोटे हिस्से में बंटना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन बेटा। प्रिपरेशन हमारा एडिक्वेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ट्रेनिंग दो चाहे कुछ भी दो बेटा। लेकिन बात यह है कि प्रिपरेशन को तो आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। कहा जाता है ना, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो लड़ना पड़ेगा सरकार। तो इसके बाद लिए हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। थोड़ी सी बात के लिए हमने ऑलरेडी आपके साथ बात किया है। आपका टीम स्पिरिट होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकली होना चाहिए, बाइट साइड होना चाहिए, जो खा सके, डाइजेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे दिया, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होता। जैसे अब हम लोग जरा सोचे ना, इंटर जो हमने तैयारी की होती है वो 1 साल में प्रॉपर डेडिकेटेड होकर करते हैं। जब हम फाइनल में आते हैं तो आर्टिकलशिप के साथ साथ हमारा ही होता है शुरुआत। तो हम सोचते हैं ना आर्टिकलशिप भी कर लेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे, यहाँ तक तो चलो इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? बच्चा क्लास नहीं लेता। बच्चा सोचता है आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम में हम 6 महीने में सारा का सारा कर लेंगे। कुछ समय पहले एक बच्चा आया मेरे पास कि सर मुझे क्लास लेनी है, अभी तक हमने क्लास लिया नहीं है। बोले अच्छा, उसने अभी क्लास लिया। सोचो कि उसकी तैयारी होते होते कितना टाइम लगेगा। प्रिपरेशन के लगभग 6 महीने जब हम लोग की करते थे, 6 महीने पहले सारा का सारा क्लास डन, और 6 मंथ्स रिवीजन के लिए होता है। और दिस वन प्रॉपर शेड्यूल, आपको यही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब तो लेट हो चुका है, अब तो कुछ सोच नहीं सकते डियो। तो प्रॉब्लम अगर आपका वाइट साइड नहीं होगा, ईटेबल नहीं होगा, डाइजेस्टेबल नहीं होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सीए फाइनल भी तो प्रॉब्लम ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होना चाहिए डियो? एडिक्वेट होना चाहिए। और अगर प्रिपरेशन में किसी तरह की दिक्कत हो तो कुछ लोग को बुलाओ, कुछ सोच नहीं लगाओ, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। दिस वन इज 4 P's। डियर, हमें पढ़ने जा रहा प्रेज एनालिसिस। प्रेज एनालिसिस क्या होता है? प्रेज एनालिसिस कहता है कि 6 एस्पेक्ट नहीं, कुल मिला के अपने पास 6 एस्पेक्ट हैं प्रेज में, कि क्या क्या करें ताकि टीक्यूएम जो हम ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और किसी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके। डियर, सबसे पहले प्रेज एनालिसिस का हम बात करेंगे, लेकिन फिर से वही बात, थोड़ा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में चलते हैं, फिर आएंगे इधर को। यस, वही बात, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं बेटा। आपका एक फेवरेट मूवी में दिए जा रहा हूँ होमवर्क में, आप एक काम करें, टाइम मिले तो कुंग फू पांडा जरूर देखें। कुंग फू पांडा इतनी बेहतर मूवी है, मैं बता नहीं सकता कितनी बेहतर मूवी है। वो बताएगा आपको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए। यस, आइए। तो सबसे पहले हमें बात करना है, प्रॉब्लम बोले तो पी, प्रेज बोले तो PRAISE। डियर, आपके एग्जामिनेशन के लिए सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि एक बार एग्जामिनेशन पूछा गया था 2010 में, और बीच में एक बार और पूछा गया था। तो ये 2 बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, ताकि गलती से पूछ दे तो हमें ध्यान रहे कि आखिरकार प्रेज एनालिसिस है क्या। तो प्रेज एनालिसिस में सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि रिजल्ट हमारा रह क्यों गया है, क्यों रिजल्ट रह रहा है। इंस्टीट्यूट धोखा दे रहा है कि हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, सवाल है। प्रेज एनालिसिस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है? अपने को रैंक करना है कि आखिरकार किस प्रॉब्लम के कारण सबसे ज्यादा अपना रिजल्ट रह रहा है। डियर, मेरे में एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से है कि मैं अपने में प्रॉब्लम खोजता हूं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अनदर वन। इससे क्या होता है ना कि आपको स्कोप मिलता है, रूम मिलता है और बेहतर काम करने का। तो पहला तो आपको करना है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, दूसरा करना है रैंकिंग करना है, कि मीन्स रैंक देना है बेटा, कौन सा प्रॉब्लम जितने हैं उसको रैंकिंग देना है। थर्ड है बेटा आपने और एनालाइज करना है कि आखिरकार हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको कितना इम्पैक्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, थर्ड वन इज एनालिसिस, फोर्थ वन इज इनोवेशन। आपको नया आइडिया सोचना पड़ेगा, बेहतर आइडिया जो पहले से नहीं है कि नहीं, पहले से बेहतर आइडिया, इनोवेशन। जिस तरह हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक की जो भी क्लासेस हैं वो नॉर्मली क्या है, हमारा बुक जो होता है नॉर्मल रिटर्न होता है, जो AMA का है या SCM का है, तो हमने थोड़ा उसको डायग्रामेटिकल किया है, हमने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया है, हमने किताब में समरीज दे दिया। जैसे यहाँ थियरी की समरी है ओल्ड कोर्स के लिए, न्यू कोर्स के लिए हमने SCM एंड PE का भी हमने क्या बनाया है, अपना थियरी बनाया है, समरी बनाया है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल थियरी का सबका समरी विद इन 80 पेज में। तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन थिंकिंग, कुछ नया, कुछ बेहतर। सॉल्यूशन क्या है डियर जी? सॉल्यूशन तो बड़े सारे निकालेंगे, जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी बहुत होगा। कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप खोजोगे बड़े सारे हैं। एक तो सॉल्यूशन है कि भाग लो, एक सॉल्यूशन है भाग लो, दूसरा है सॉल्यूशन है भाग लो। तो भाग लेने में होता है क्या है, सरकार की पार्टिसिपेशन करना है, और भाग लेंगे तो सक्सेस मिलेगी। दिस वन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन।
द थर्ड वन इज द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इवेल्युएट करें जो हमने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है, क्या हम जिस चीज का डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे क्या एक्चुअल रिजल्ट क्या डिजायर्ड रिजल्ट से मैच करता है या उसमें और मॉडिफाई करना है। दिस वन इज कॉल्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके हमने इवेल्युएशन तक का बात किया। अगर लगता है कि कुछ और फर्दर है इम्प्रूवमेंट तो फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, रैंकिंग करें, एनालाइज करें, इनोवेशन करें, सॉल्यूशन निकालें और फिर इवेल्युएशन। दिस वन इज ऑन गोइंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने पहले ही बोल रखा है TQM जो है सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। और इस तरह भी सोचे ना आप हर एक दिन के अनुसार से आप खुद में देखें ना क्या डेली बेसिस पे आप अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं। उसी तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी हमें बेटा डेली बेसिस पे अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एक और बात है, जब हम आगे चलेंगे ना तो एक और बात है इसमें से रिलेटेड जो अभी बात कर लेते हैं। और ये बात यह है कि प्रॉब्लम एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें कि गलती आखिरकार है क्या। दूसरा उस गलती को आइडेंटिफाई अगर हमने कर भी लिया तो उसके लिए मेजरेबल इंप्रूवमेंट क्या है और उसका रैंकिंग का बेस क्या है। मान लीजिए हमें लगता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन उतना सूटेबल नहीं जितना सूटेबल होना चाहिए तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन और बेहतर बनाए। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने के समय जानते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सोच। एक कहता है ज़्यादा सुंदर बनाना, मार्केटिंग वाला दिखता है वही बिकता है। मैन्युफैक्चरिंग कहता है सुंदर तो बना दो कि बनाएगा कौन। नेक्स्ट डिवीजन आता है फाइनेंस वाला, कहता है कि देखो सरकार ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना, 1-2 महीने में बनता है डिज़ाइन तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय टाटा। तो हर एक डिपार्टमेंट का हर एक सर्कमस्टांसिस का रैंकिंग का बेसिस अलग अलग। एनालाइज करना भी प्रॉब्लम होता है डियर। आप जब तक CA इंटर में थे तब तक CA इंटर में रिजल्ट न होने का कारण पता था आपको। अब आप फाइनल में बेटा तो आपको पता है कि इंटर का रिजल्ट क्यों नहीं होता है। तो आप जब पहले सिचुएशन में फंसे होते तो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होता ही नहीं है कि आखिरकार कितना करें कैसे करें। तो इनोवेटिव आइडिया लेके चले, इनोवेशन करें, कुछ बदलाव करें। इनोवेशन में हम जानते क्या करते हैं कि हम अपना कुछ क्यों करें, हम क्यों नहीं दूसरे का कॉपी कर ले। अच्छा क्या आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बराबर है क्या? क्या आपके साथ जो दोस्त बैठता है उसका मेंटल जो सेटअप है मेंटल है जो आपके मेंटल का जो है लेवल दोनों का बराबर है क्या? हर एक का सिचुएशन अलग, तो हर एक कंपनी के प्रॉब्लम्स अपने अलग अलग हैं। जब प्रॉब्लम बेटा अलग अलग है तो सॉल्यूशन भी आपको अलग अलग कस्टमाइज्ड खोजना पड़ेगा, मीन्स स्पेशली बनवाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। अब जो सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मिडिल मैनेजमेंट कहता है कि हम ना बदलेंगे कुछ भी हो जाए, हम ना बदलेंगे कुछ भी हो जाए, हम ना बदलेंगे, उसको बदलवाना पड़ेगा बेटा। और इवेल्युएशन में आपका इवेल्युएशन के लिए बेस क्या है? क्योंकि आपके पास पास्ट रिकॉर्ड तो है ही नहीं। क्योंकि अगर फाइनल पास करते हैं तो आपने कभी पहले फाइनल भी पास किया क्या? नहीं। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे कि हमने कितना बेहतर परफॉर्म किया? तो इवैल्यूएशन के लिए आपके पास स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड तभी सेट हो पाते हैं जब आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो। और जो प्रॉब्लम क्या ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस हो तो उसको प्रॉब्लम है ही नहीं ना, तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। तो इसलिए डियर हमारा प्रेज एनालिसिस 2 एस्पेक्ट में आएगा। एक है कि प्रेज एनालिसिस है क्या, ये हमने बताया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, रैंकिंग करें, एनालाइज करें, इनोवेशन करें, सॉल्यूशन निकालें और इवैल्यूएशन। जो हमने बात कही है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कौन सा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने ना 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 ना, हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अनुसार से। तो इंसान में तो गलती है ही नहीं। आप किसी से पूछ ले क्या मेरे में कुछ गलती है? अगर आप पूछेंगे दूसरे से मेरे में गलती है 10 बता देगा, लेकिन उससे पूछ ले क्या तेरे में कोई गलती है, वो झट से कहेगा अरे ना मेरे में कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई गलतियां है ही नहीं। तो रैंकिंग का भी बेसिस अलग, एनालिसिस का भी अलग, इनोवेशन का भी अलग, सॉल्यूशन का भी अलग और इवैल्यूएशन का भी अलग। अब इसके साथ साथ हमें रेमेडियल एस्पेक्ट पे भी हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। प्रॉब्लम खुद से आइडेंटिफाई नहीं होता। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया 31 को कि सर मेरे में क्या क्या बदलाव चाहिए आप बताइए। मैं भी लिखता हूँ बेटा कि क्या क्या मॉडिफाई किया जाए, अगले साल का हम क्या कैलेंडर जो चेंज हो रहा है, कैलेंडर ही चेंज होता है केवल, जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता। 31 के 11:59 और 1 जनवरी के 12 में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं, बस वो कैलेंडर चेंज होता है, जीवन जहाँ है वहीं रहता है। लेकिन हमारे दिमाग में होता है बदला है कुछ, तो हम अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे। बदलाव के लिए मैसेज आया कि सर बताओ मेरे में क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। हमने बेटा यू आर परफेक्ट, तुम में कोई गलती नहीं है, बेस्ट हो आप। उसने 3-4 बार लिख दिया, मैंने 2-3 कारणें बता दी। सबसे पहले बच्चे ने कहा कि भैया ये आदमी ठीक नहीं, इसको ब्लॉक करो।
तो प्रॉब्लम खुद से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो दूसरे से पूछे। रैंकिंग भी बता दी, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग रैंकिंग, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे बात करेंगे, सब मिलके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सोचेंगे, आराम से सोचेंगे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, किसकी गलती है, अपने से नहीं समझ में आया तो दोस्त से मिल के बैठे कि आखिर गलती कहाँ रह जा रही है हमारी। इस बात इंस्टीट्यूट ने गलती करा है जबरदस्त, इसलिए हमारा कोई बात ही नहीं इस पर डियर। इनोवेशन, इनोवेशन में क्या होता है ना कि लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग होता है डियर, हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होता। कोई बात नहीं, आराम से सोचेंगे, सिस्टमैटिक सोचेंगे, आराम आराम से हर एक एस्पेक्ट पे सोचेंगे। सॉल्यूशन, मिडिल मैनेजमेंट चेंज नहीं होता, कोई बात नहीं, नोटिस दे देंगे, अगर सरकार आप चेंज नहीं होते हैं तो कोई नहीं, बोरिया बिस्तर बांध दे और निकल ले, या तो भाग लो या तो भाग लो, दो में से एक बेटा। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए कंट्रोलिंग का जो तरीका होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। डन है। अब हमें बात करना है डेमिंग 14 पॉइंट्स, लेकिन उससे पहले हम जरा पढ़ेंगे डियर प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। प्लान करो, हमने अभी थोड़ी देर पहले करा, प्रिपरेशन करो, गलतियां खोजो, प्रिपरेशन भी करो, या हमने एक और बात करी थी आपके साथ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, पेज से कोरिलेट करना, प्लान करो कि आखिरकार करना क्या है, गलतियां खोजो और उस गलतियों के लिए सॉल्यूशन खोज के उसको फिर इंप्लीमेंट करो, डू। अगर इंप्लीमेंट हो चुका है तो फिर उसको क्रॉस चेक करो बेटा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, स्टडी एंड चेक। स्टडी एंड चेक कैसे होगा, हमारे पास जो पास डेटा होगा, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है और जो एक्चुअल है उसका कंपैरिजन करो, और उसके बाद उसके अनुसार से एक्ट करो कि आखिरकार आगे क्या करना है। फिर से वही बात, पेज एनालिसिस एक दूसरे तरीके से आगे आपका स्टडी डू, सॉरी प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। डियर इसे कहते हैं PDS ए मॉडल, PDSA मॉडल, इसको मॉडिफाई कर देना। PDSA मॉडल मीन्स प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट मॉडल। इस मॉडल का जो जन्मदाता है, इन्हें माना जाता है, कौन है, माना क्या जाता है, वो फादर ऑफ TQM माने जाते हैं। इसे डेमिंग साइकिल भी कहते हैं, डेमिंग साइकिल। और डेमिंग साइकिल क्यों कहते हैं, एक बार आइए, इसको जो उन्होंने डेमिंग साहब ने जब एक्सप्लेन किया ना, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये रहा ना, इस साइकिल की तरह। मीन्स प्लान करो, डू करो, स्टडी करो, एक्ट करो, और फिर से प्लान करो, डू करो, मीन्स एक साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रेज एनालिसिस में भी तो ही था, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रेज एनालिसिस, अब प्लान, डू एंड स्टडी, एक्ट, कॉन्सेप्ट सेम है डियो, तरीके अलग अलग। तो डियर जब डेमिंग साहब को मैं बता दूं, डेमिंग साहब हैं क्या, डेमिंग साइकिल, डेमिंग साहब को माना जाता है फादर ऑफ TQM। ये जो डेमिंग साहब है ना बच्चे, ये हैं यूके के, USA सॉरी, USA में इन्होंने क्वालिटी पे बात करा, कोई ज़्यादा सुना नहीं। इनको जापान वालों ने बुलाया, जापानीज कंपनी बुला के, चल आजा आजा जरा यहाँ पे क्वालिटी की बात करके दिखा। उन्होंने वहाँ भी क्वालिटी की बात करी, और वहाँ के लोगों ने क्वालिटी पे इतना इम्प्रूवमेंट किया और उनकी इतनी इज्जत दी कि वो आज एक डेमिंग अवार्ड से सबसे बेहतर जो क्वालिटी परफॉर्म करता है उसे डेमिंग अवार्ड दिया जाता है। टाटा इसलिए एक पहली कंपनी है जो आउटसाइड जापान जो कहीं ना कहीं डेमिंग अवार्ड को रिसीव्ड की है, और 2009 में, ठीक है ना। तो डेमिंग अवार्ड, डेमिंग साहब को हमें क्या मिला, डेमिंग साहब को जापान की तरफ से रिस्पेक्ट मिला कि साहब आपने इतनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमारी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह भी देखिए, कार की मैन्युफैक्चरिंग जो करा है वो USA ने जरूर करा है, लेकिन कार में जो कंफर्ट ऑफ लिविंग है, चाय उसी में, कॉफ़ी उसी में, पैक भी उसी में, सब कुछ उसी में बेटा। गाड़ी चलाते हुए भी खाना खाना सकते हैं, जिस तरह सैंडविच वैंडविच तो खा ही सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो दी है वो जापान ने दी है, कंफर्ट ऑफ लिविंग। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो डेमिंग साहब को जाता है। बिना क्वालिटी मज़ा कहाँ है सरकार, चाहे किसी तरह की बात। तो डेमिंग साहब ने कुछ फिलॉसफी बनाई है, डेमिंग 14 पॉइंट्स। इस डेमिंग 14 पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपना समाप्त हो जाएगा। जो मेजर एस्पेक्ट है डियर, हमने सारा का सारा कवर कर रखा है TQM का। तो सबसे पहले अपना क्रिएट कंसिस्टेंसी, जरा यहाँ पे बाद में समझेंगे। हमने इसके लिए कुछ डायग्रामेटिकल और प्रेजेंटेशन बनाया, डायग्रामेटिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लगातार, डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, ऑनगोइंग प्रोसेस, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डेली पढ़ना है। अगर आप सोचे ना 7 से 10
7 घंटे से तो अब बात बनेगी नहीं बेटा। अगर हर एक दिन आप एन एवरेज 10 घंटे पढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो इंप्रूवमेंट होता जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। वन डे टास्क ने एक दिन में पढ़ लिया 15 घंटे ना, एक बच्ची थी मेरे जान पहचान 48 आवर्स कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई किया, पेपर दे दिया, लेकिन उसके बाद वो हॉस्पिटल। बेटा ऐसी पढ़ाई नहीं करनी कि एक ही दिन में तारे तोड़ के लेके आना है। आप तारे ना तोड़े भले, लेकिन आपको एक छोटा सा तो काम करना है। वो काम ये है कि सरकार आप कंसिस्टेंसी रखें अपने काम में, कुछ करे ना करे कंसिस्टेंसी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। आपको हर एक दिन नया करना चाहिए। हर एक दिन सुबह सुबह कहा जाता है पॉजिटिव कोटेशन पढ़ना चाहिए और रात में सोते समय पॉजिटिव कोटेशन पढ़ना चाहिए। यानी अगर आपके दिमाग में एकदम आँख खुली और नई चीज़, बिल्कुल बेहतर चीज़ आए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। हमारे पहले के जो रीति रिवाज में है, ये सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सुबह उठो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, ज़मीन को स्पर्श करो, देवी देवताओं को याद करो, जो भी है ये, ताकि हमारा माइंड जो है सोते उठते समय पॉजिटिविटी रहे। और रात में जब सोने के समय हो, जब आप सो रहे हो, उस समय भी आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ भजन कीर्तन इस तरह की बातें सुन के सोना चाहिए, ताकि रात की भी थिंकिंग जो हो सो बहुत बेहतर हो। तो हमेशा हमेशा आपके पास नई फिलॉसफी होनी चाहिए, ताकि आप कुछ नया मॉडिफिकेशन करें, बेहतर करें। क्योंकि पहले जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है वो तो आपका कंपटीटर भी कर रहा होगा और आप भी कर रहे होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, नई फिलॉसफी के साथ स्टार्ट करना। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए डियर? अगर आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आपका सप्लायर कहता है सरकार आपने तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी चेक करी थी, अगर आपकी जो शिकायत आई हो तो आपका प्रॉब्लम है। आपको पता होगा फोर्ड कंपनी ने 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली टायर चेंज किया था। रीजन जानते हैं टायर चेंज करने का क्या कारण था? बस एक रीजन था बेटा, क्योंकि टायर चलते चलते घिस जा रही थी विद इन गारंटी पीरियड में, और उसके कारण वो गाड़ी में आग लग जा रही थी। और प्रॉब्लम कौन था? कार का टायर था, एक्सीडेंट हो जा रहा था। इस केस में उन्होंने जब चेक किया तब पता चला कि ये जो फॉल्ट है वो टायर का फॉल्ट है। तो उन्होंने 14 लाख टायर चेंज किया। अच्छा, टायर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आया होगा, परचेजिंग कॉस्ट आएगा तो आया ही होगा, रेपुटेशन भी खराब हुआ। नोकिया ने भी चेंज किया, नोकिया उसके बाद वो गायब भी हो गया। तो डियर, अगर आपने क्वालिटी सही से, अगर अपने सप्लायर को नहीं डराया कि अगर किसी तरह की दिक्कत हुई, हम इंस्पेक्शन तो नहीं करेंगे सरकार, लेकिन दिक्कत हुई तो आपके सर पे सारा रेपुटेशन जाएगा, अगर हमारा सारा कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे उसे। तो उसे क्या होगा, एक तो इंस्पेक्शन का खर्चा कम होगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी तेज होगा, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल पे ही तो डिपेंडेंट है आपका पूरा का पूरा आउटपुट। नेक्स्ट ईयर मूव टुवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर। दिस वन इज बेस्ट एग्जांपल। हमने सोचा कि और एग्जांपल सोचते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेहतर एग्जांपल लगा। डियर्स, मल्टीपल सप्लायर ठीक नहीं है, जीवन में सिंगल सप्लायर होना चाहिए। सिंगल सप्लायर होने से आपका पता होता है, पक्का होता है कि आखिरकार टिफिन किधर से आनी है। लेकिन अगर बाय द वे 4-5 सप्लायर हो, किसका टिफिन कभी पता चला टिफिन ही ना आया, कभी पता लगे चारों तरफ से टिफिन आ गया और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो डियर सिंगल सप्लायर के लिए जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सप्लायर्स। बात समझ में आई? तो हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग सप्लायर, ताकि हम कल अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है, कमी आती है, तो हम फट से आइडेंटिफाई कर ले, सरकार आपने ये प्रोडक्ट दिया था, आपने ये कंपोनेंट दिया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनसेशन की। डन है? यस डियर। नेक्स्ट है अपना इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए। वन डे टास्क नहीं है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, जॉब की, काम कैसे करें कैसे नहीं करें। देखिए, जितना आप वर्कर को जॉब देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जितना आप उसको स्किलफुल बनाएंगे, आपका वर्कर्स उतना ही वर्सटाइल होगा, उतना ही बेहतर होगा, और आपका कंपनी जितना बेहतर होगा, वो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? वो आपके एम्प्लॉय पे। साथ साथ वर्कर को आप पे डिपेंडेंसी नहीं बनाएंगे कि आप सुपरवाइजर हो या आप वर्कर हो। नो नो नो, बी अ लीडर, ताकि कुछ भी अगर गलती हो तो फट से आइडेंटिफाई करो, फट से उसको रोको। नहीं सरकार, ये गलती हो रहा है, हम इसको इंप्रूव करेंगे। तो बी अ लीडरशिप, लीडरशिप सिखाने का है, किसी एक के ऊपर नहीं। इस पे आपका इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ दिया कि सरकार एक बात बताइए कि क्या हम हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आइडेंटिफाई करें क्या? ना ना ना, मैंने पहले बोल रखा है, इट इज एवरीवन जॉब, सबका जॉब होना चाहिए, तो एक आदमी का काम नहीं है। डियर, डर नहीं होना चाहिए। बदलाव तो तभी होगा जब आप रिस्क लोगे, है कि नहीं? बच्चा कहता है कि सर पहले वाला किताब है, उसी किताब से पढ़ते हैं,
पीछे के 5 अटेम्प्ट से वही पढ़ते आ रहे हैं। अरे सरकार चेंज करो थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो तो इंस्टीट्यूट अगर रिजल्ट में अगर मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है? आप भी उतना ही पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट भी उतना ही मार्क्स देता है, तो अपने आप को मॉडिफाई करने का है। अब मॉडिफाई करने के लिए आपको रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये होता है ना डिपार्टमेंट तू अलग मैं अलग, तेरी कहानी अलग है हमारी कहानी अलग है। अरे रॉ मटेरियल एक दूसरे को अंदर जा तो रहा है कि मेरा रॉ मटेरियल उसके तरफ फाइनल प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, इसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक काम करो ना, बैरियर तोड़ दो, कोई डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, कोई प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं, टोटलिटी के बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करेंगे। और हाँ प्रॉफिटेबिलिटी में जाना ही नहीं है डियो, यहाँ मेन मकसद है, मेन मोटो है कि क्वालिटी इंप्रूव होगा, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होगा तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। दिस वन इज कॉल्ड एज बैरियर डाउन। आपको जो बैरियर है आपके डिपार्टमेंट का उसको ब्रेक डाउन कर देना है, तोड़ देना है अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल कोई दूरी नहीं हो, तुम भी सामने मैं भी सामने, तू देख तू बैठ मेरे सामने मैं तुझे देखता रहूं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने होने चाहिए। मीन्स कोई बीच में पर्दा नहीं है, बिल्कुल सारा डिपार्टमेंट सारी कंपनियां बस एक है, एक से ज्यादा नहीं। डियर हम कभी कभी क्या करते हैं, कह देते हैं वर्कर ठीक नहीं है। अब वर्कर खुद तक में आ गया, सरकार मेरे को गलती कह दी इसने। अब आपको ये कहना है कि नहीं तुमने गलती नहीं करी है सरकार, आपके काम करने का तरीका गलत है, आपसे बेहतर है, आप तो जबरदस्त आदमी है सरकार। सच्चाई यही है डियर, आपके प्रिपरेशन का तरीका गलत है। अगर इंस्टीट्यूट अगर मार्क्स नहीं दे रहा है तो कोई नहीं, हम तरीका चेंज करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमें ये सोचना है कि हमारा भाग्य खराब नहीं है, हमारे करने का काम तरीका गलत है, उस काम करने के तरीके को इंप्रूव करेंगे। डन है, दैट इज कॉल रॉन्ग वे। जो है वो है तरीका गलत है, उस रास्ते को राइट वे पे अपने को लेके आना है। स्लोगन हटा देंगे कि ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत करता है, उसको पता ही नहीं है। डियर एक होता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ एक फिलॉसफी कहता है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सुपरवाइजर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, वर्कर का इंप्रूव करेगा, तो जब सुपरवाइजर इंप्रूव करेगा तब कंपनी का मैनेजर इंप्रूव करेगा डिपार्टमेंट का, जब कंपनी का मैनेजर इंप्रूव अपना प्रॉफिटेबिलिटी करेगा तो कंपनी ओवरऑल में इंप्रूव करेगा। लेकिन सब कुछ ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये सारा एस्पेक्ट्स क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं, क्वांटिटी ओरिएंटेड होता है। अब जरा खुद से सोचे, कोई बच्चा कहता है कि 100 पेज ना दिए सर, हम मात्र 2 घंटे में पढ़ देते। जरा खुद से सोच के देखे, 100 पेज अगर बच्चा 2 घंटे में पढ़ता है तो क्या पढ़ता होगा और कैसे पढ़ता होगा? जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना बेटा तो क्वालिटी हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, फोकस कंप्लीटली क्वालिटी के लिए करना है। कम प्रोड्यूस हो बेहतर प्रोड्यूस हो, कम पढ़ाई हो बेहतर पढ़ाई हो। इसलिए हमने आपके साथ डीक्यूएम पे बात इतना समय से किए जा रहे, रीजन यही कि क्वालिटी हमारा बेहतर होना चाहिए। रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ना तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो बेहतर हमारा उसकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पे कंट्रोल कर लो कि नहीं सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। डन है, यस। नेक्स्ट स्टडी जिस तरह आखिर का इसमें देखा होगा, जो हमारा स्वच्छ बनाए कदम था या हमारा क्लीन इंडिया है। क्लीन इंडिया में डियर मोटो क्या है सरकार? पैसा तो मिलना है नहीं, तो पैसा जब नहीं मिलना है तो वैसे केस में हम कैसे करें? अगर हमें पैसा नहीं मिलना है सपोज करते हैं डियर, तो कोई नहीं, आप क्या करें? मोदी जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा बेहतर बिजनेसमैन है डियर। कहा ना बनिया हूँ सरकार, वो बनिया है कंप्लीट, उससे बेहतर बनिया तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो बनियागिरी देखो क्या है कि पैसा तो मिलना नहीं है, कोई करेगा नहीं, सोशल साइट पे अपना फोटो अपडेट करें। सोशल साइट पे क्यों फोटो अपडेट करें सरकार? उससे आपको लोग तारीफ करेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अब इस बहुत अच्छे बनने के लिए मीन्स मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, क्वालिटी नहीं, नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे जाएं और जिससे आप उसको स्टेटस में लगाएं। बड़ी सेलिब्रिटी जब पार्टिसिपेट लेगी, क्योंकि लोग उसकी तारीफ करेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे सामने। और आपने देखा होगा क्लीन इंडिया, जब भारत स्वच्छ भारत का प्रोजेक्ट चला था, बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे आपके सचिन तेंदुलकर साहब हो, सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। डन है। नेक्स्ट स्टडी इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा या आप अपने एम्प्लॉय को कहो सरकार हम तो पढ़ाते पढ़ाते, साथ साथ आपको खुद से भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अली बाबा का जो फाउंडर मेंबर है वो कहता है कि आप जब जॉब करते हैं तो आप शाम के 6 बजे तक घर पे चले आते और 6 बजे से रात के 12 बजे तक आप अपने इडियट बॉक्स के सामने बैठ के दिखते हैं धरवाई के, बस टाइम पास होता है। आपको 6 से 7 आराम करना चाहिए, शरीर को आराम की जरूरत है। 7 से 8 अपने फैमिली के साथ दे, लेकिन 8 से 12 का जो टाइम है वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ने का काम होना चाहिए।
डन है ना। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा तो ये आपके लिए भी अच्छा है, मीन्स एम्प्लॉय के लिए भी बेहतर है। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम में जब एम्प्लॉय बेहतर करेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करेगा, और एम्प्लॉय कहीं अगर मूव होकर कहीं और भी जाता है तो उसके लिए भी बेहतर है। यस है ना? यस। चले, नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारे बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन जॉब। ट्रांसफॉर्म करें, अपने को पहले से बेहतर करें। फिर से वही बात, अगर हर एक वर्कर अपने क्वालिटी ऑफ काम में क्वालिटी लेके आएगा, आप भी, मैं भी पढ़ाऊँ बेहतर, आप भी बेहतर पढ़े, तो क्वालिटी इंप्रूव होगा। और जब क्वालिटी इंप्रूव होगा तो बेटा जरा ध्यान से सोचो, ये आउटपुट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर सोचे ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर आप बेहतर पढ़ते हैं, मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, तो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। और एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे वो स्विस बैंक में पैसा जमा करवाए, या कॉस्ट मैनेजमेंट करवाए, या चाइना से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ खुलवाए, ताकि खर्चा हम कम बनाएंगे और रिड्यूस कराएंगे। कॉस्टिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है डियो जिसकी कंसल्टेंसी बेहतर होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉस्टिंग ही एक ऐसा टूल है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या SCM&P, जो कॉस्ट को मैनेज कर सकता है। जो कॉस्ट को मैनेज कर सकता है ना बेटा, वो प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस आराम से कर सकता है, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और हमें ज़रूरत है इसी चीज़ की। तो सबके सब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करें, अपने को बेहतर बनाएं। आइए एक साथ बात करें, क्योंकि हमने बात बड़ी देर से की है तो शायद कुछ ध्यान ना हो, तो एक बात करते हैं। क्रिएट कंसिस्टेंसी, लगातार काम होना चाहिए क्वालिटी पे, वन डे टाइम नहीं होना चाहिए। ये है ना, कंसिस्टेंटली मूव करो, फॉरएवर के लिए मूव करो। दूसरा, एडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, क्योंकि पुरानी फिलॉसफी तो सबने अडॉप्ट कर रखा है, कुछ नया बेहतर करते हैं। सीज डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए। मूव टुवर्ड सिंगल सप्लायर, सप्लायर आपका सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मल्टीपल सप्लायर हमेशा घातक होता है बेटा। नेक्स्ट बेटा, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, इंस्टीट्यूट जॉब ट्रेनिंग आप सिखाएं। ड्राइव आउट फियर, डर से बाहर निकले। ब्रेक डाउन बैरियर, बैरियर को तोड़े। कौन से बैरियर को बेटा? डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट स्लोगन, स्लोगन एलिमिनेट करे कि इंसान गलत है। नेक्स्ट आइडिया अपने को क्या डिलीट करने का है, क्या हटाने का है? रिमूव बैरियर ऑन प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, हमने अच्छा काम किया है इसकी तारीफ ना होनी चाहिए सरकार। सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को बेहतर बनाने का काम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं। तो डियर, ये था हमारा डेमिंग 14 पॉइंट्स। और सच्चाई बताते हैं मेरे बच्चे, ये था हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंप्लीट। आइए एक बार यही चीज़ हमने जो थियरी में देख लेते हैं, जो अपने को लिखा हुआ है, जो आपको किताब में, इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में, स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, लिखा है ना। डेमिंग 14 पॉइंट, जो बात की है वही सारी बातें लिखी है। तो इसके साथ हमारा TQM का हिस्सा आपका समाप्त होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने आपके साथ बस इतने देर में बेटा, इतने देर में हमने आपके साथ बस और बस TQM किया है। बाकी एस्पेक्ट सारा का सारा होगा, लेकिन उसके लिए डियर हमें ऐप पे जाना पड़ेगा। नाम है RS पाठशाला, सर्च करेंगे आप प्ले स्टोर पे, वो मिलेगा आपको। नाम है, फिर से रिपीट करता हूँ, RS पाठशाला। डाउनलोड करेंगे, और ये जो बाकी का वीडियो होगा बेटा उधर ही अवेलेबल होगा। और वहाँ भी मैं बता दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। बस मोटो ये है कि ताकि आप आराम से, चैन से उसमें आराम से देख सकें। बाकी यहाँ के लिए, अभी तक के लिए नमस्कार। जो भी होगा, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर इसका व्यू 10,000 तक जाता है तो हम सेक्शन C का भी वीडियो बनाएंगे। तो हमारी मदद करें, और हमारी नहीं, खुद की मदद करें, अपने दोस्तों की मदद करें, थियरी कंप्लीट करें और 20 से 25 मार्क्स सर्टेन करें। नमस्कार।